हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो अपना आपके डाउट को लेकर है। आपको एक डाउट आ रहा है एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है। ओके, तो सबसे पहली बात तो आपको स्पेक्ट्रम मालूम है या नहीं? तो स्पेक्ट्रम मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था। स्पेक्ट्रम का मतलब है जब कोई व्हाइट लाइट जो कि किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से हमें मिल रही है, वो व्हाइट लाइट किसी ऐसे एपरेटस से पास कर रहा है जो कि उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूटिंग जो भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज हैं उनको स्प्लिट अप करते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा भी था स्पेक्ट्रम वाला डायग्राम जो मैंने बनाया था, तो एक व्हाइट लाइट किसी सोर्स ऑफ लाइट से पास होकर जा रही है और वो किसी प्रिज्म से जाती है, पास होती है, और प्रिज्म से पास होने के बाद वो व्हाइट लाइट, जैसा कि हम सब जानते हैं, विबग्योर का मिक्सचर होता है, तो वो क्या हो जाती है, विबग्योर में स्प्लिट अप हो जाती है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब है कि कोई भी लाइट जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा वेल डिफाइंड शार्प लाइन फ्रीक्वेंसीज हैं, वो स्प्लिट अप होता है किसी ऐसे एपरेटस से पास होकर जिससे अपने जो भी उसके अंदर कंस्टिट्यूटिंग फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ्स हैं उसमें वो स्प्लिट अप हो जाता है। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम सिंपली। ओके, अब स्पेक्ट्रम के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो स्पेक्ट्रम में अपने को लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, ये सारे स्पेक्ट्रम मैंने डिस्टिंग्विश करके बताया था। आपको बेसिकली डाउट है एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो देखिए, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को जरा हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझते हैं, फिर एमिशन स्पेक्ट्रम पे आते हैं, क्योंकि बिना एब्जॉर्प्शन के कभी एमिशन हो ही नहीं सकता। इस बात को फिर से समझिए, ये जो लाइन मैंने बोली है बिना एब्जॉर्प्शन के कभी एमिशन नहीं हो सकता, इस बात को फिर से समझिए। हर एटम का कोई ना कोई ग्राउंड स्टेट होता है, हर एटम के इलेक्ट्रॉन का। तो एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है सबका कोई ना कोई ग्राउंड स्टेट होगा। हम सबका भी ग्राउंड स्टेट है, हमारा घर है ना। और जब कभी भी किसी एटम को अगर हम एक्साइट कर देंगे तो वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो अगर मैं मान लूं कि ये एटम का ग्राउंड स्टेट है और मैंने यहां पर ये जो एटम रखा हुआ था इसको कर दिया एक्साइट, तो एक्साइट होने पर ट्रांजिशन कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन ही करेगा, उसी की वजह से तो ट्रांजिशन समझ में आ रहा है। तो ये एटम को मैंने जब एक्साइट किया, इस एटम को एक्साइट किया, तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट से कहां भागेगा? एक्साइटेड स्टेट में भागेगा। ये ग्राउंड स्टेट से कहां भाग रहा है? एक्साइटेड स्टेट में भाग रहा है। ओके, अब सोचिए ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी अलग होगी E1 और ये एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी अलग होगी E2। सेम तो नहीं हो सकती है ना। तो बिना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किए ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल नहीं जा सकता, तो इसको एक्साइट होने की जरूरत है। अब वो एक्साइटेशन किस किस चीजों से हो सकता है? कोलिजन से इसको एक्साइटेशन एनर्जी मिल सकती है, कोई दूसरा एटम आए कोलाइड करे तो इसको एनर्जी मिल जाएगी, इसको एनर्जी मिल जाएगी तो उसी एनर्जी से क्या करेगा? भागेगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, या एटम को हीट कर दिया जाए। तो ये सारे तरीके हो सकते हैं एटम को एक्साइट होने के। ओके, तो अगर किसी एटम को उसके ग्राउंड स्टेट पे उसकी ग्राउंड स्टेट से ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उस एनर्जी लेवल पे नहीं रह पाएगा, तो वो लोअर एनर्जी लेवल से कहां भागेगा? हायर एनर्जी लेवल। ओके, अब लोअर से जब वो हायर एनर्जी लेवल भागेगा बाय टेकिंग सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, बाय टेकिंग सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक बात और इंपॉर्टेंट, हमने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो एनर्जी लेवल्स देखे थे ना, उतनी एनर्जी जब इसको मिलेगी, अगर हाइड्रोजन एटम या कोई दूसरा एटम है तो अगर उसको उतनी एनर्जी मिले जिससे कि वो किसी दूसरे एनर्जी लेवल पे जा सकता है, तभी वो एक्साइट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये भी बात समझ लीजिए। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं। सपोज ये हाइड्रोजन का एटम है और ये E1 यानी फर्स्ट स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है? माइनस का 13.6।
और यहां कितना होता है माइनस का 3.4, यानी ये गैप कितना हो जाएगा 10.2, यानी कि यहां पर रखे हुए इलेक्ट्रॉन को 10.2 मिलेगा तभी ये E बराबर 2 पे जाएगा, 12.09 मिलेगा तभी ये E बराबर 3 पे भागेगा, 12.75 मिलेगा तभी ये E बराबर 4 पे भागेगा, यानी कि एनर्जी क्या है क्वांटाइज। तो अगर एनर्जी क्वांटाइज फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि अगर आप उससे कम या ज्यादा एनर्जी देंगे जो कि उस एनर्जी लेवल से ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, तो वो कभी भी एक्साइट नहीं होगा। ये बात आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। जैसे कि आप इसका सिंपल सा एग्जांपल समझो कि आप ग्राउंड स्टेट पे है हाइड्रोजन का एटम 13.6 माइनस का 13.6 और मुझे यहां n बराबर 2 पे पहुंचाना है, तो माइनस का 3.4 पे पहुंचाना है, तो गैप कितने का आया 10.2 का, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी मैं दूंगा तभी वो एक्साइट होगा। अगर मैंने 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तो भी वो एक्साइट नहीं होने वाला है, और अगर मैंने 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तब भी वो एक्साइट नहीं होने वाला। ओके, तो एनर्जी क्वांटाइज है, इसलिए वो क्वांटाइज फॉर्म में ही सुटेबल पैकेट्स खाएगा और एक्साइट होगा, और एक्साइट होकर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। अब बात ये आती है कि इस बात को हम डिटेक्ट कैसे करें। तो डिटेक्ट करने की क्या जरूरत है, समझ में तो आ रहा है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाएगा। जरा इसी बात को एमिशन स्पेक्ट्रम में भी समझिए। तो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। अब आप ये बताइए, क्या कोई एटम हमेशा के लिए एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है? नहीं, बहुत छोटे से टाइम के लिए रह सकता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट उसके लिए सबसे स्टेबल मानी गई है और एक्साइटेड स्टेट उसके लिए अनस्टेबल है, उसको उतना कंफर्ट नहीं है जितना कि ग्राउंड स्टेट में है। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक्साइटेड स्टेट में है तो ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो एटम क्या हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। अब फिर से सेम वही प्रॉब्लम, यहां की एनर्जी अलग है और यहां की एनर्जी अलग है, तो यहां की एनर्जी ज्यादा है, यहां की एनर्जी कम है, तो क्या उसी एनर्जी पे जब उसके पास उतनी एनर्जी है तो क्या वो सेम एनर्जी पे यहां आ जाएगा? नहीं। तो यहां पर क्या आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज। तो बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी, अगर ये दोनों एनर्जी लेवल सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब जितनी एनर्जी इसने एब्सॉर्ब की थी यहां जाने के लिए उतनी ही एनर्जी इसको रिलीज करनी होगी यहां आने के लिए। ये भी बात है। अगर ये डिफरेंट है E2 इन दोनों के तो फिर अलग अलग है। अगर दोनों एनर्जी लेवल सेम है तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी करनी होगी, क्योंकि एटम अपना एक्साइटेड स्टेट पे कभी स्टेबल नहीं होता। एक्साइटेड स्टेट पे स्टेबल नहीं होता तो वो क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट पे आएगा, अपनी स्टेबल स्टेट को एक्वायर करेगा बाय द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, और जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो इसको बोलेंगे एमिशन। अब इसको स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रिजल्ट हम देखेंगे, ये रिजल्ट हम फोटोग्राफिक प्लेट पे देखेंगे, और फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें कैसा दिखेगा उस पूरे फिनोमिना को हम स्पेक्ट्रम नाम दे रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाना, और एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल का आना। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब आप सोचो आखिर इन दोनों के लिए हमें प्रॉब्लम कहां आ रही है, फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या लिखेगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आप देखो, अगर ये E1 सेम है और ये E2 सेम है, तो इसको यहां से यहां जाने के लिए सपोज x अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब करके यहां जाना है, तो यहां से यहां आने के लिए भी तो x अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। तो ट्रांजिशन ये और ये देखा जाए तब तो एक ही जैसा होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब एब्सॉर्प्शन हुआ और कब एमिशन हुआ? तो इसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने फोटोग्राफिक प्लेट पे बैकग्राउंड कलर और कलर ऑफ लाइट में डिस्टिंग्विश करना देखा। तो जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है तो फोटोग्राफिक प्लेट में क्या आता है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के वक्त फोटोग्राफिक प्लेट पे अपने को रिजल्ट क्या दिखता है। ओके, तो यहां पर ब्राइट बैकग्राउंड होता है और डार्क लाइंस होती हैं। तो बैकग्राउंड कैसा होगा,
ब्राइट बैकग्राउंड एंड डार्क लाइंस। और अगर मैं एमिशन स्पेक्ट्रम में देखूं फोटोग्राफिक प्लेट पे रिजल्ट, तो मुझे डार्क बैकग्राउंड मिलेगा एंड ब्राइट लाइंस, क्योंकि दोनों ट्रांजिशन एक ही वेवलेंथ को तो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। आप सोचो अगर ये एनर्जी और ये एनर्जी सेम है, ये एनर्जी लेवल सेम है, तो ये गैप भी तो सेम होगा। अगर एनर्जी गैप सेम है तो उससे फ्रीक्वेंसी भी तो सेम आएगी, वेवलेंथ भी तो सेम आएगी। तो आपको कैसे पता चला कि ये एब्जॉर्प्शन हुआ या एमिशन हुआ? तो आपको फोटोग्राफिक प्लेट में बैकग्राउंड और लाइंस के कलर से आपको पता चलेगा। तो एमिशन, कोई भी एक याद कर लो, दोनों नहीं। जैसे एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ब्राइट बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड, ब्राइट लाइंस, डार्क बैकग्राउंड ब्राइट लाइंस होता है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में उसका उल्टा, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ब्राइट बैकग्राउंड हो जाएगा और डार्क लाइंस हो जाएंगे। अब आप सोचो कि आखिर ये यहां कैसे पहुंचा। जो मैंने लाइन बताया था आपको स्टार्टिंग में, विदाउट एब्जॉर्प्शन कभी एमिशन नहीं होता। तो आप खुद सोचो, क्या ये एटम पहले से ही अपनी एक्साइटेड स्टेट में रहा होगा? कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया। और अगर ये पहले से ही वहां पर है तो इसको इसका एक्साइटेड स्टेट क्यों बोल रहे हो? तब तो यहां पर लिखना चाहिए उसको ग्राउंड स्टेट उसका। यानी कि बिना एब्जॉर्प्शन के कभी भी एमिशन नहीं हो सकता। जब तक एटम एक्साइटेड स्टेट में नहीं पहुंचेगा, और एक्साइटेड स्टेट में कब पहुंचेगा? जब एब्जॉर्प्शन करेगा। और एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में जाएगा, देन दिस इज कॉल्ड एमिशन। तो अब इतनी सारी बातों के बाद आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आप ये समझ लीजिए। जब कोई एटम को हम एक्साइट करते हैं और वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाता है बाय टेकिंग सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन हमें स्पेक्ट्रम कैसा मिलने वाला है? तो ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन हमें स्पेक्ट्रम क्या मिलने वाला है? स्पेक्ट्रम मिलने वाला है कि फोटोग्राफिक प्लेट में ब्राइट बैकग्राउंड होगा और डार्क लाइंस होंगे। ओके, मैंने पिछली बार बहुत अच्छे से फोटोग्राफिक प्लेट वाला डायग्राम बनाया था, वो एनसीईआरटी वाला ही था। आप उसको और अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। तो कुछ डार्क लाइंस मिसिंग भी होती हैं, कुछ लाइंस मिसिंग भी होती हैं। तो लाइंस मिसिंग का मतलब है कि आप सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को कलेक्ट नहीं कर पाए, सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट नहीं कर पाए, उन्हें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, मिसिंग वेवलेंथ या मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ओके, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में दो लाइन याद रखनी है। एटम किसी एक्साइटेड स्टेट पे है और वो अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है बाय रिलीजिंग द सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, बाय रिलीजिंग द सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इससे क्या होगा? एमिशन। अब इसमें स्पेक्ट्रम कैसा दिखेगा? तो स्पेक्ट्रम में अपने को डार्क बैकग्राउंड और ब्राइट लाइंस दिखेंगी। बस आपको यही दो चीजों के बीच में डिफरेंस आना चाहिए। फोटोग्राफिक प्लेट पे रिजल्ट कैसा है और एब्जॉर्प्शन और एमिशन में होता क्या है। तो एब्जॉर्प्शन में लोअर से हायर और एमिशन में हायर से लोअर। ओके, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जितने भी फोटोग्राफिक प्लेट पे जो आप ब्लैक कलर का शेडेड पोर्शन टाइप का देख रहे हैं, वो सब मिसिंग वेवलेंथ होता है, क्योंकि सारी की सारी वेवलेंथ और सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज रिकॉर्ड नहीं होती हैं। 100% फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जो नहीं कर पाते हैं वो मिसिंग वेवलेंथ में चला जाता है। ओके, तो अब मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बार आप फिर से रिवाइज कीजिएगा और एनसीईआरटी भी पढ़िएगा। एनसीईआरटी वाले डायग्राम में आपको स्पेक्ट्रम, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था, तो उन्होंने स्पेक्ट्रम से लेते हुए पूरा बताया कि कोई सैंपल है, उसको एक्साइट किया गया, फिर वो बीम ऑफ लाइट को प्रिज्म से पास किया गया, प्रिज्म से पास करने के बाद वो स्पेक्ट्रम बनाया और स्पेक्ट्रम का रिजल्ट हमने फोटोग्राफिक प्लेट में देखा। मैं आपको पहले ही बता चुका था, बीम ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट को हमने प्रिज्म से पास कराया था तो स्पेक्ट्रम बन गए थे। तो मुझे सिर्फ इतना सा बताना था, एब्जॉर्प्शन में रिजल्ट क्या आता है फोटोग्राफिक प्लेट में और एमिशन में रिजल्ट क्या आता है फोटोग्राफिक प्लेट में। ओके, थैंक यू।